फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 19 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। जब हम प्रमुख समाचारों पे गौर करते हैं तो जो पहला न्यूज़ दिखाई देता है ज़्यादातर समाचार पत्रों में, उसमें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हलाल खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा फैसला सरकार द्वारा, यूपी सरकार द्वारा उसके एक दो दिन पहले लखनऊ में जो है एक एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी इसी को लेके, उसके बाद किया गया है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है एक न्यूज़, हालांकि ये बहुत पुराना है लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जो है द हिंदू में इस पे एक्सप्लेनेशन है, वह है सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो रुका हुआ है। तो उसको लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे क्या है, अब दिया है, डिटेल में दिया है। तो मैं इसको, चूँकि आपका न्यूज़पेपर है, आप लोग पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हम इसको ध्यान से डिस्कस करते हैं। जहाँ तक तीसरा है वो एक सरकार ने जो है नई पीएलआई प्रोडक्ट लिंक स्कीम जो है आरटी हार्डवेयर को लेकर जो है, जो यानी कंप्यूटर या मोबाइल या इस तरह के लैपटॉप वामटॉप बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन देने की एक योजना जो है मई में ही लॉन्च की है। नई योजना एक तो 2021 में लॉन्च हुई थी, पुनः जो है मई 2023 में एक योजना लॉन्च की गई थी। उसी के तहत जो है 27 प्रमुख मैन्युफैक्चरर को जो है इसके तहत जो है अधिकृत किया है। ठीक है, तो ये क्या न्यूज़ है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए चले पहला न्यूज़ देखते हैं। आप ये इसी तरह के प्रोडक्ट्स जैसे हलाल है, अभी जो है उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ कमिश्नरेट के हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराया है। उसके लिए दो आधार है। पहला ये कि इसके ज़रिए जो है कहीं ना कहीं जो लोग, ऐसी संस्थाएं भी ये सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं जो उसके लिए जो है अनऑथराइज्ड नहीं है, और इस ऐसा जो करना कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। एक तो फोर्जरी का केस, दूसरा उसी में ही ये भी कहा गया है कि इस तरह की चीज़ें व्यापार एकाधिकार और दो वर्गों के बीच में, जैसे इसमें किसी विशेष समुदाय को जो है के वजह को जो है इसमें हतोत्साहित करने या उसको टारगेट करने की बात करते हुए जो है इस पर दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी पहला कि ये धोखाधड़ी है क्योंकि इसमें से कई सारी संस्थाएं इस तरह के लिए जो ऑथराइज्ड नहीं हैं वो कर रही हैं। दूसरा है कि इसके तहत जो है समाज में विमनस्व बढ़ता है। इसी जो है उसके उपलक्ष्य में ही, उसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य आयुक्त, खाद्य संरक्षण और इस तरह की जो संस्था है, उसने जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगा दी है, बेचने पे, स्टोर करने पे, उत्पादन करने पे। ठीक है, तो इस मुद्दे को समझते हैं क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं, अब जैसे इसमें दो तरह की, एक तो है खाद्य का उत्पादन, उसका प्रमाणीकरण, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हलाल जो प्रोडक्ट है ये हमारे निर्यात में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और उसको समझने के क्रम में हम समझेंगे कि हलाल खाद्य उत्पाद क्या होते हैं। जैसे कि हलाल का जो अर्थ है ये अरबी है, जिसमें होता है कि मान्य, अनुमन, अनुमय, परमिटेड। तो ये कहीं ना कहीं उस एक तरह से आप देखोगे कुरान में ये बातें कही गई है कि मुसलमानों के लिए कुछ चीज़ें निषिद्ध है और उसी निषिद्ध का जो अगेंस्ट है वो मान्य है, उसी को हलाल कहा गया है। ठीक है, आम बोलचाल में हम लोग जो है वो एक मांस, मीट का जो तरीका होता है, मीट को यानी जो जानवर होता है या पशु जो होता है उसको, उसके वध करने के एक तरीके से सामान्य आदमी जानते हैं, लेकिन ये इससे थोड़ा सा व्यापक भी है। ठीक है, एफएओ जो है कहता है कि हलाल उत्पाद, खाद्य उत्पाद वो होते हैं जो इस्लामिक कानूनों के अनुसार जो है तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी परिभाषा नहीं है, इसकी व्यापक परिभाषा भी है। एफएओ चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है खाद्य और उसको लेकर, तो हम इसको चलिए समझने की कोशिश करते हैं चर्चा में। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट के साथ बेचे जाने वाले उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्काल राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह आदेश
शुक्रवार 17 नवंबर को जो है लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ कंपनियों ने एक समुदाय के बीच अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित करना शुरू कर दिया है और इस प्रकार से वे जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और इसी एफआईआर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जो खाद्य सुरक्षा संस्था है, आयुक्त जो है, उन्होंने राज्यव्यापी स्तर पे हलाल प्रोडक्ट पे जो है प्रतिबंध लगा दिया और ये मुद्दा चर्चा में हो गया। अब ये चर्चा में हो गया तो अब हमें समझना है कि आखिर में हलाल खाद्य उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है, उसके पहले हलाल क्या होता है? तो हलाल एक जो है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अनुमेय, परमिटेड। कुरान में हलाल शब्द की तुलना हराम शब्द के विपरीत में की गई जिसका अर्थ है निषिद्ध। यानी निषिद्ध के जो अगेंस्ट है उससे तुलना करके कि निषिद्ध है उसके अगेंस्ट जो करके है, और इसका उपयोग वैध या अनुमत या गैर अनुमत निषिद्ध की श्रेणियों को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है। यानी कुरान में कुछ चीज़ें निषिद्ध है और कुछ चीज़ें जो है उस निषिद्ध को छोड़ के बाकी चीज़ें परमिशन की बात में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने हलाल भोजन को उस भोजन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी इस्लामी कानून के तहत अनुमति है। अब ये बात तो समझ में आ गया कि हलाल खाद्य उत्पाद वो होते हैं जिन्हें इस्लामी कानून के तहत अनुमति मिली हुई है, क्योंकि कुरान में कुछ चीज़ें निषिद्ध हैं और उसी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें जो है वैध हैं। तो धर्मावलंबियों को ये कहा गया है कि जो भोजन है उसमें उनको गैर हलाल नहीं करना है, यानी निषिद्ध चीज़ों को जो हराम बोला जाता है उसको नहीं खाना है और बाकी चीज़ों को खाना है। जैसे भोजन की दो वस्तुएं जिन्हें आमतौर पर हराम यानी गैर हलाल माना जाता है, और वे हैं उसमें सूअर का मांस और नशीला पदार्थ या शराब। ये दो चीज़ें इस्लाम में प्रमुख रूप से जो है निषिद्ध हैं, एक सूअर का मांस और दूसरा जो है मदिरा या शराब। ये तो दो प्रमुख है। तीसरा ये है कि जैसे जो मांस भी है, अगर मांस का सूअर का मांस नहीं भी है तो जो मांस है उसको जिस तरीके से पशु का जो है वध किया जाता है, जिस तरह से पशु का, उस प्रक्रिया के आधार पर ही, अब यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि उस प्रक्रिया के आधार पर, यानी एक विशेष प्रक्रिया है जिसके तहत पशु जो है पशु का मांस उत्पादित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके आधार पे ही वो जो चीज़ें होती हलाल है। बाकी हराम में तो सूअर का मांस और नशीला पदार्थ तो हराम है ही। ठीक है, यानी कि ये अब जो हलाल प्रोडक्ट होगा, यानी हलाल प्रमाणित क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें ये चीज़ें प्रमाणित की जाती है कि इसमें सूअर का मांस नहीं होगा, या इसमें जो है शराब या अल्कोहल ऐसी चीज़ें नहीं होगी, या जो ये उत्पादक और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोसेसिंग हुई है उसका जो प्रोसेस है वो जो है हलाल प्रक्रिया द्वारा किया गया है। यानी ये गारंटी देता है इस बात का, जो इस प्रमाणन जो है गारंटी है इस्लामिक मानने वालों को कि भोजन इस्लामिक कानून का पालन करते हुए तैयार किया गया है और मिलावट रहित है। ठीक है, भारत में कई निजी कंपनियों द्वारा हलाल प्रमाणीकरण दिया जाता है जो इस्लाम के अनुयायियों के लिए एक स्वीकार्य भोजन या उत्पादों को चिन्हित करता है। ठीक है, कुछ हलाल, जैसे महत्वपूर्ण है कि कुछ हलाल प्रमाणन निकाय या जो बॉडी हैं वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जबकि अन्य के पास कोई मान्यता नहीं है। अब जरा इसको समझते हैं क्यों दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे जो इस्लाम को मानने वाले हैं या इसी तरह के और भी है, लेकिन जो इस्लाम में ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कड़ाई से है और बड़े पैमाने पे है, बाकी कुछ धर्मों में है तो वो या तो उतने बड़े स्तर पे वो धर्म है नहीं उसको मानने वाले, या उसमें भी कुछ थोड़े से लोग उसको उस कड़ाई से मानते हैं, तो वो बात थोड़ा सा छोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे भारत में ही जैन धर्म के लोग हैं, वो जो उसमें भी प्याज और इस तरह की चीज़ें वो कहते हैं वेज शाकाहार, तो वो या यहूदी में भी इस तरह के हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इसे मानते हैं और इसमें हलाल आदि चीज़ों का होता है, और जो यहाँ से निर्यात होती खासतौर से मुस्लिम देशों में, यहाँ से या दुनिया के किसी देशों में, उसके लिए ये कंपलसरी है कि हलाल प्रमाण पत्र हो। भारत में जहाँ तक हलाल प्रमाण पत्र देने की बात है तो यहाँ पे जो निजी संस्थाएं हैं, कोई सरकारी संस्था नहीं देती है, निजी संस्थाएं देती हैं। हालांकि उनमें से कई निजी संस्थाएं सरकार द्वारा जो एक बॉडी है
इन संस्थाओं का, यानी प्रमाणीकरण संस्थाओं के लिए जो जो प्रमाणीकरण संस्थाओं को मान्यता देने वाली बॉडी है NABC जो है, वह इसके जो है उसके द्वारा प्रमाणित कई सारी संस्थाएं हैं जो वैश्विक मानकों को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के उसके नियमों के आधार पर ध्यान में रखते हुए देता है, और कुछ प्राइवेट द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्या हलाल प्रमाणीकरण अनिवार्य है? जहां तक देखिए भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं है कि सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि भारत में हलाल प्रमाणीकरण देना ही पड़ेगा। न तो हलाल प्रमाणीकरण को अनिवार्य करती है, न ही कोई एकीकृत नियामक कानून प्रदान करती है। ठीक है, जहां तक अनिवार्य क्या है कोई किसी खाद्य पदार्थ के लिए, वह है FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जो है मानक प्रमाणन, जिसमें जो है उपभोक्ता खाद्य जो कोई भी हम फूड एक्ट जैसे लेते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो उसके लिए FSSAI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और उसके लिए जो नियम है उसमें ये है कि इंग्रेडिएंट बताना पड़ता है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। बाद में उसमें यह भी बताने लगा गया है कि या इसमें जो चीज़ें हैं वह किसी के प्रति एलर्जिक है कि नहीं है, आदि चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, यानी इंग्रेडिएंट के लिए FSSAI के लिए ज़रूरी है कि जो भी खाद्य पदार्थ है वो कंपलसरी है कि वो FSSAI द्वारा प्रमाणित हो। पैक्ड फूड की बात की जा रही है, FSSAI द्वारा प्रमाणित हो, और उसमें उनके इंग्रेडिएंट यानी जो प्रमाणित होगा तो उसके शर्तों के होगा। और FSSAI किसी भी चीज़ के प्रमाणित करने के लिए उसके पास लैब होती है, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि वाकई में वो चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, मैं इसके पहले जब पढ़ाया था कि जो QR कोड प्रणाली लाई गई है, तो उसमें मैंने बताया था कि FSSAI के जो फूड प्रोडक्ट यानी जो दूध, पैक्ड दूध लेते हैं, उसमें भी लिखा रहता है क्या इंग्रेडिएंट है। जो आप जूस पीते हैं उसमें भी, अगर पैक्ड जूस पी रहे हैं तो उसमें भी इंग्रेडिएंट लिखा रहता है और आप जान सकते हैं कि इसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है। ठीक है, तो वो चीज़ें FSSAI के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह का कोई जो यूनिफाइड और कंपलसरी रूल जो है हलाल प्रोडक्ट के लिए भारत में नहीं है। हालांकि इस पे कोई रोक भी नहीं है कि कोई संस्था दे सकती है कि नहीं। तो इसमें विवाद क्या है? विवाद दो पहलुओं को लेके है। एक कि ये जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, करने वाली जो प्राधिकरण है, इसकी वैधता। दूसरा, एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप। जैसे इसमें जो आरोप की गई कि कई ऐसे संस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा, जैसे अभी पहले ही बताया कि भारत में दो तरह की हलाल सर्टिफाइड करने वाली संस्थाएं हैं। एक संस्था है जो, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, मैंने सरकार की जो संस्था है उसके तहत वो एक्रीडेटेड हैं, उनको मान्यता प्राप्त है। लेकिन कई और प्राइवेट संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफाइड करती हैं, अनऑफिशियली करती हैं, मतलब ऑफिशियली करती हैं लेकिन वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और उनको लेकर शिकायत है कि ये कहीं ना कहीं लोगों के हितों, लोगों के स्वास्थ्य से और उससे खिलवाड़ है, ये धोखाधड़ी है व्यवस्था से। और इसके जरिए जो दो समुदाय होते हैं, क्योंकि हलाल प्रोडक्ट, उसमें क्या देखा जा रहा है कि लोग को आरोप लगाया जा रहा है कि जो कई सारी संस्थाएं हैं या कई सारे उत्पादक हैं वो फर्जी के या मतलब धोखा उससे, या किसी ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उससे वो प्रमाण पत्र ले लेते हैं। और फिर जो है अब उन वर्गों के लिए, जैसे जो इस धर्म को मानने वाले हैं, वास्तव में वो है या नहीं है इसका नहीं पता है, लेकिन उसके तहत जो है कहीं ना कहीं जो सामान्य उत्पादक वर्ग है उनके साथ जो है अन्याय होता है। और इससे जो है एक समाज में भेदभाव भी या वैमनस्य का भाव भी आता है कि ठीक कि जो है ये जो फला जो है उसके लिए है। और इसमें यह भी देखा गया है कि कई सारी ऐसी संस्थाएं, अभी बताया नहीं गया लेकिन ये भी है कि कई सारी संस्थाएं, जैसे इस जो हलाल के प्रमाणित करने के दौरान काफ़ी कुछ फीस लिया जाता है, और उसमें से बहुत बड़ी राशि, अगर आप राशि की बात करें तो 100 अरब डॉलर यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए जो है हलाल सर्टिफिकेशन के रूप में जो है आता है। और उसमें जो कई अनऑथराइज तो नहीं करेंगे, अनरजिस्टर्ड हैं या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके पैसे और उसके आदि चीज़ों को लेकर आरोप है कि ये जो है देश विरोधी गतिविधियों में लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा उस तरह का आरोप उस पर लगा है। हालांकि FIR में यही दो पहलू है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बता दिया जो हमें जानना नहीं, लेकिन उस पर ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि इससे बहुत बड़ा रकम जो है देश विरोधी गतिविधियों में या भारत विरोधी या इस तरह की चीज़ों में, समाज को, वैमनस्य को भड़काने में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझना है
कि प्रमाण पत्र जारी करने की प्राधिकरण की वैधता और ये विशेष समुदाय को निशाना कैसे बनाता है। तो वो तो बता दिया कि वो इस तरह से होता है कि भाई कुछ लोग, जैसे दो लोग उत्पादन कर रहे हैं, एक ने किसी से प्रमाणन लगा दिया, वो कर दिया, तो उसका रीच पूरे समाज में हो जाता है, और जिसने उसका प्रमाणन नहीं लगाया वो जो है उसके पास जो है उसको कहीं ना कहीं उसमें जो बड़े पैमाने पर जो है उसके साथ पूरे मार्केट में कंपटीशन की समस्या आ जाती है। और वो जो संस्थाएं होती हैं वो प्रमाणन के रूप में जो है फर्जी प्रमाणन के रूप में, जिसके लिए न कोई जांच है न कुछ है, केवल पैसे के आधार पर जो है तगड़ी मोटी फीस लेकर ये चीज़ें कर डालती हैं। ठीक है, ऐसे में जो है दूसरे पक्ष के लोग भी जो है इसको लेके परेशान होते हैं, मतलब इसको लेकर जो है वो दूसरा आरोप, जैसे कई जगह आता है कि नहीं हमें इस किसी खास समुदाय के लोगों से चीज़ें नहीं खरीदनी है या क्या करनी है, इस तरह की चीज़ें भी उठती रही है जो कहीं ना कहीं समाज में जो समरसता है उसके लिए उपयोगी नहीं है। जहाँ तक ये है कि हलाल प्रमाणन की व्यवस्था, तो उसके पहले मैं पहले ही भी बता दूं कि दुनिया में जैसे जो खाद्य प्रमाणन है या इस तरह से है वो विकसित देशों में ज़्यादातर निजी संस्थाओं द्वारा ही की जाती हैं। उनके द्वारा, जैसे आप सोचिए, आपने ग्लोबल एनकैप या एनकैप जो है कार सिक्योरिटी का, ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, ये निजी संस्थाएं हैं। हालांकि वो एक स्टैंडर्ड के आधार पे अपना मेंटेन करती है। तो ज़्यादातर विकसित देशों में या क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वह भी जो है ISO जो देती है वो भी एक निजी संगठन है। तो इस तरह की चीज़ें संस्थाएं देती रहती हैं। जहाँ तक विकासशील देशों में है, चूँकि अभी वहाँ पे संस्थाओं में या वहाँ समाज में जो है आप कह सकते हो कि उतना स्टैंडर्ड को लेकर वो नहीं है। ऐसे में जो दूसरे देश जहाँ पे खासतौर से निर्यात किया जाता है, वो चाहते हैं कि जो ये संस्थाएं हैं इनको उस देश की सरकार द्वारा मान्यता, वैधता दी जाए। ऐसे में भारत में से जो निर्यात होता है इस तरह के प्रोडक्ट जो हलाल के नाम से जाता है, वो जो विदेश प्रभाग है जो निर्यात करने के लिए जुड़ा है, वो उसने ये कह रखा है कि वो जो भारत सरकार की जो ऐसी संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन देने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण करती है, उसके अनुमोदन पर ही जो संस्था रहेगी वही हलाल सर्टिफिकेट लगा के बाहर भेज सकती है, और उसे जो है दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज़ में सम्मान की दृष्टि से, और वो लोग भी चाहते हैं कि भारत सरकार की संस्था द्वारा, प्रमाणित संस्थाओं द्वारा उसे हलाल सर्टिफिकेट दिया जाए ताकि उसमें विश्वसनीयता बनी रहे। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि भारत में जो है विभिन्न हलाल प्रमाणीकरण एजेंसियां, कंपनियां, प्रतिष्ठानों को हलाल प्रमाणीकरण प्रदान करती हैं। ठीक है, प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है, यही भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ हलाल प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, यानी ये जो संस्था है NABCB, यही जो है क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर जो है इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनको मान्यता देता है। तो भारत में तरह के देखा जाए कि ये मान्यता देता है, तो जो जिनको मान्यता देता है उनको देखता है कि उनके पास उन चीज़ों को जानने का पर्याप्त आधार है कि नहीं है। ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ये प्रमाणन निकायों से प्रमाण पत्र लेने वाली कंपनियों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लाभ मिलता है। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुसार जो है मांस या उसके उत्पादों को हलाल प्रमाणित के रूप में निर्यात करने की अनुमति तभी दी जाती है जब वह वही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा प्रमाणित होती है। ठीक है, इससे पहले जो है भारत में सरकार द्वारा विनियमित कोई अनिवार्य हलाल प्रमाणीकरण प्रणाली नहीं थी, क्योंकि देश में प्रमाणीकरण के लिए कोई राष्ट्रीय विनियमन भी नहीं है कि प्रमाणीकरण करना आवश्यक ही है। ठीक है, लेकिन देश में हलाल के रूप में मांस और मांस उत्पादों के प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा भारत अनुरूपता मूल्यांकन योजना ICAS नामक एक जो है योजना विकसित की गई है, जो एक तरह से जिसके तहत जो है NABCB जो है इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, तो ये है प्रक्रिया। ठीक, प्रक्रिया ये है और बाकी चीज़ें बता दिए हैं। और जाहिर सी बात है कि इसमें जो दो मुद्दे हैं कि एक तो ये है कि इससे धर्म और भ्रष्ट वो होता है, दूसरे ये है कि क्या ऐसी जैसे जो आस्था है, ये हम कर रहे हैं कि अभी धार्मिक पहलू छोड़ दिया जाए, इसमें जिन लोगों को आस्था है इस्लाम में कि वो हलाल चीज़ खाते हैं, और कोई ऐसी संस्थाएं
जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो कोई प्रमाण पत्र देती हैं, तो कहीं ना कहीं उन जो लोग ये लेते हैं उनकी भी तो अगर धार्मिक आस्थाएं आहत होती है। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि वो इसमें जांच करे। और जैसे देखिए, निर्यात के लिए जिस तरह से वो व्यवस्था है कि वो उसके लिए वही निर्यात हो सकती है उन पर हलाल सर्टिफाइड जो भारत सरकार के द्वारा अब मान्यता प्राप्त, भारत सरकार की संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफाइड एजेंसियां हैं उनके द्वारा प्रमाणित हो। इसी तरह की व्यवस्था अगर भारत में भी कर दी जाए तो जो इस तरह का गोरख धंधा हो रहा है, जो फर्जी आधार पे कोई भी संस्था करके और मोटा पैसा लेके और एक तरह से भेदभाव हो रहा है, उससे बचा जा सकता है। ठीक है। या सबसे बेहतर विकल्प ये है कि जैसे अगर उसमें खाद्य पदार्थों में खुद ही इंग्रेडिएंट रहता है, अगर एफसीसीआई इसको लेके जागरूकता फैलाए अपने समाज के लोगों को कि ये उसमें लिखा रहता है, जैसे नहीं उसमें ग्रीन लिखा रहता है तो ये होता है कि ये वेज है, रेड होता है तो इसका मतलब है कि नॉन वेज है, तो उसी तरह से उसमें सारा इंग्रेडिएंट लिखा होता है और हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म में क्या पालन करना है क्या नहीं पालन करना उसमें लिखा होता है। ऐसे में अगर वो उस चीज़ को उसको लिखा रहे तो वो उसे जान जाते हैं। लेकिन अब जहाँ तक है कि प्रक्रिया के आधार पे, तो ऐसे में जो अगर बेहतर विकल्प यही हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनके तहत, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनके तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अगर इस तरह की चीज़ दिया जाए तो ये जो बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी या इस तरह के कह सकते हो अवैध वसूली या कुछ संस्थाओं को फ़ायदा देना या लोगों की भावनाओं से खेलने वाली जो भावनाएं हैं उससे बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये अभी जो है अक्टूबर में, पिछले महीने जो है BRI पर जो है 18 अक्टूबर को 10 साल पूरा हुआ है, तो उस पर जो है पूरे एक बड़े स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मेलन आयोजित किया था चीन ने। तो वहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए थे कि वहाँ पे जो उसके BRI का जो सबसे प्रमुख कह सकते हो एक प्रोजेक्ट जो है सीपा, चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो चीन के कासगढ़ से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जो है आता है, उसमें कहीं ना कहीं वो भारत के लिए भी चिंताजनक और विवादित है। भारत हमेशा विरोध करता है क्योंकि भारत के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से भी होकर गुजरता है, जो कहीं ना कहीं भारत के संप्रभुता में हनन है। तो उस चीज़ को लेकर जो है वो स्टार्ड प्रोजेक्ट है, उसमें भी खासतौर से ग्वादर बंदरगाह के समय चुनौतियाँ हैं। उसको लेकर वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 65 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट को पुनः वित्तीयन करने की और सारी चीज़ें कहा है, इसलिए चर्चा में है। आइए इसको समझते हैं। मामला क्या है? तो मामला ये है कि 20 अक्टूबर, पहले 18 से शुरू हुआ था, तो 20 अक्टूबर को जो है बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए 65 अरब डॉलर की धनराशि की मांग करते हुए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को ये बीजिंग की 20 पूरी की, क्योंकि 18 से तो था ही, तो 20 को वो पूरी यात्रा पूरी करके वो आगे थे और उन्होंने मांग की कि 65 अरब डॉलर रुपए उनको चाहिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए। और वह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के संबंध में भी चीन की मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, यानी चीन की जो इसको लेकर समस्याएं हैं उसको भी हल करने की बात कर रहे हैं और अलग से 65 अरब डॉलर रुपए मांगना चाह रहे हैं। और क्यों? और ये चीन की समस्या क्या है? क्योंकि बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह पर असहमति के कारण गतिरोध पहुंच गया है कि वहां पे बहुत सारी स्थिति खराब हो गई है। तो आइए समझते हैं कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है। सीपैक क्या है? तो सीपैक जो है, जब 2013 में शी जिनपिंग ने जो है, अक्टूबर 2013 को शी जिनपिंग ने जो है वन बेल्ट वन रोड एक स्कीम चलाई थी, जिसे बाद में बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI नाम करना था। तो उसी का एक प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में वन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च किया था वर्ष 2015 में, जब लॉन्च किया गया था, जबकि वहाँ के चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे पाकिस्तान की यात्रा पे गए थे। और उस दौरान उन लोगों ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान का संबंध सहज से भी मीठा, सागर से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, इस तरह की तमाम तरह की बातें की गई थी। और वहाँ पे एक 45 अरब डॉलर की 50 से अधिक परियोजनाएं पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें चीन ने कहा था कि हम एक रोड बनाएंगे
जो हमारे कासगढ़ से होते हुए ऐसे पूरे पाकिस्तान से होते हुए एक ग्वादर बंदरगाह बनाया जाएगा और इसके आसपास तमाम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिससे पाकिस्तान को सख्त बात दिखाया गया था कि पाकिस्तान में ढेर सारा विकास और सारी चीज़ें होंगी। ये रोड चीन क्यों बनाना चाहता है, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। क्योंकि चीन जो है वो मलक्का स्टेट बहुत छोटी सी जगह है, जिसके जगह उसका ढेर सारा व्यापार उसी के तहत होकर हिंद महासागर के जरिए होता है। और वहाँ पे भारतीय नेवल, चूँकि अंडमान पे हम ही हैं और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की जो मजबूत स्थिति है उसको लेकर वो एक विकल्प चाहता था भारत को बाईपास करने का। और इस भावना में कहीं ना कहीं जो नेवल शक्ति के जो प्रमुख सैन्य विचारक हैं एटी महान, उन्होंने एक अवधारणा दी थी कि 21वीं सदी जो है, जो आने वाली सदी है, वो उनकी है जो सागरी शक्ति होंगी, ठीक है। और उसमें भी जो 21वीं सदी है वो हिंद महासागर का होगा। तो उनकी बातें देखा जाए तो उनकी बातों को मान के, हालांकि वो ब्रिटेन के थे, लेकिन उनकी बातों को मान के अमेरिका ने अपनी नवल शक्ति को पावरफुल बनाया और उसकी दुनिया में इतनी जो भी शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं उसके नवल पावर की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखिए इजराइल में कुछ हुआ तो उसने अपने 2 विमान वाहक पोत जो है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में वहाँ पे खड़ा कर दिया और बाकी सारे देश शांत हो गए। बोलते रहे लेकिन करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ये है अमेरिका की नेवल पावर। ये एटी महान ने बहुत पहले 19वीं सदी में ये बातें कह दी थी और उसने ये भी कहा था कि 21वीं सदी जो है वो होगी जो इसका हिंद महासागर पे नियंत्रण होगा। अभी तक उस पर नियंत्रण देखा जाए तो दुनिया के सभी सागरों पे जो है अगर कहा जाए तो अमेरिका का है, तो हिंद महासागर पे तो उसकी थी ही, लेकिन भारत की भी भूमिका को, केंद्रीय भूमिका महत्वपूर्ण है। उसको देखकर अब अमेरिका ने जो है पूरे हिंद महासागर में भारत को डिफैक्टो मान लिया है और अपने को पैसिफिक, और दोनों मिलके जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो गया। बस थोड़ा सा स्लाइटली जो बताइए 19वीं सदी में बात कही गई थी आज वो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसमें एक बात और भी कही गई थी कि जो बड़े देश हैं उनको अपनी समुद्र शक्ति तो मजबूत करनी भी चाहिए, लेकिन अपने मेन लैंड को जो एक के द्वारा एक जो है रोड और इससे के द्वारा जो है वो सागर से जरूर जुड़े होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीन के दिमाग में, देखिए चीन भी तो जब आप काउंटर स्ट्रेटेजी और वो देखती जो किसी की बेहतर चीज़ें उसको सीखने का हर देश कोशिश करता है, तो वो उसी तरह की सोच पे कि भारत को बाईपास किया जा सके, इसीलिए ये उसको लाना था। और उसने लाने के लिए जो है पाकिस्तान को दिखाया कि बहुत सारा यह व्यापार होगा, ये होगा। और जो 2013 का समय था वो चीन के व्यापार का सबसे क्रीम 2012-13 जो है चीन के लिए बहुत जो है कह सकते हो कि पूरी दुनिया को वो अचंभित कर रहा था, क्योंकि वो अपने आर्थिक विकास के तहत दुनिया को तो अचंभित कर रहा था, लेकिन उसकी जो अभी नीतियां थी वो खुल के सामने नहीं आ रही थी। तो उसने जो है इसमें अपना दिया, चीन किया और सारी चीज़ें हुई। बाकी समस्या कब शुरू हुई? समस्या शुरू हुई 2016 से, जल्दी नहीं, थोड़े दिन बाद, क्योंकि चीन कहता कुछ है, हाथी के दिखाने का दांत और खाने का दांत। जब खाने के दांत दिखने लगे तो खाने के दांत क्या हुआ कि जो यहाँ पे सारा दिया वो ठेकेदार चयन और सारी चीज़ें जो है चीन को दिया जाने लगा, चीनी ठेकेदार, यहाँ तक कि जो अनस्किल्ड लेबर थे वो भी चीन से आने लगे। बात समझ रहे हैं? और इसके लिए जो पैसा था वो कमर्शियल लोन के रूप में जो है पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में सब्ज बाग दिखाया गया, चीन के स्ट्रेटेजिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। चीन के द्वारा पैसा दिया गया लोन के रूप में, ग्रांट के रूप में नहीं, सरकार के बीच में लोन के रूप में नहीं, ग्रांट के रूप में दीर्घकाल दिया जाता है, सस्ते दर पे दिया जाता है। जैसे भारत का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है जापान ने दिया था 0.5% ब्याज दर पे, 50 साल के लिए ऋण पे है ना। जो बुलेट प्रोजेक्ट है वो भी इसी तरह का है। चीन का जो सीपेक मिला था वो क्या है, उसमें तो सब कुछ छोड़ दो, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 7% पूरे का ले लेती है साल का, इंश्योर्ड की ये कोई समस्या आएगी तो हम उसको कर लेंगे। यानी कि जो ब्याज दर है वो तो छोड़ो, उस पर 7% का केवल इंश्योरेंस का जो खर्चा आता है उसको भी पाकिस्तान को ही वहन करना पड़ता है। और इसके लिए जो कंपनी, चलो ठीक है रोजगार आ दिया है, जो कंपनियां आई, जो सारी चीजें आई, वो कहाँ से आई? सब चीन से आ रहे थे और स्थानीय लोगों को वो कर रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया तो चीन जो पाकिस्तान की भाई ग्वादर के आसपास, खासतौर से बलूचिस्तान के में जो है, वैसे भी पाकिस्तान को लेकर वहाँ है,
तो वहाँ पे वो चीन ने जबरन जो है ज़मीन को हथियाना, मतलब सॉरी, पाकिस्तान किसान वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन लेकर जो है चीन को दे रहा था। न उन्हें रोज़गार मिल रहा था, न उन्हें कोई लाभ का अवसर मिल रहा था, और वह क्या कर रहे थे, उनकी ज़मीन भी छीनी जा रही थी औने पौने दाम पे। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चीन को दे रही थी। उसको लग रहा था कि इससे और क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो जाएगा, और क्षेत्रों में बांध बन जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन वो इतना महंगा हो गया कि लोगों का कहना है कि ये पूरा हो जाएगा तब भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका उत्पादन इतना महंगा हो जाएगा कि किसी को लाभ नहीं होगा। ये बात धीरे 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 लोगों को भी समझ में आने लगी, तो वहाँ पे विरोध शुरू हो गया और चीन को भी समझ में आने लगी। तब तक उसका रोड तो बन ही गया था, उसको लगा कि, और जो रोड के साथ जो बाकी प्रोजेक्ट था, उसका तो काम रोड था, रोड बन गया, अपनी व्यवस्थाएं तैयार कर दी, और बाकी जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर उसने जो है कहा कि नहीं, अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्थानीय लोग प्रतिक्रिया जैसे बताई दिए हैं कि क्या क्या समस्या खासतौर से बंदर जो है उस पर है। जैसे ग्वादर बंदरगाह को ओवरसीज पोस्ट होल्डिंग कंपनी, ये चीन की कंपनी को दे दिया गया उस पर लीज पर। अब उसमें 91% वो ले जाती थी, 9% वहां के लोगों को मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, समस्या है। और इसी तरह से बलूचिस्तान, जब ये सारी चीज़ें सरकार की वहाँ की ज़मीनें छीनी जाने लगी, तो वहाँ पे जो है लोग जो है उग्रवाद या कह सकते हो हिंसक गतिविधियाँ करने लगे। चीन के लोगों पर जो है श्रमिकों पर आक्रमण करने लगे। चीन की श्रमिकों को, अब चूँकि पाकिस्तान उनका शहद से मीठा जो है दोस्त था, तो एवरग्रीन फ्रेंड था, तो उनको उनके यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी सुरक्षा देने लगी, तो पाकिस्तान आर्मी पर भी ये हमले शुरू हो गए। ठीक है, चीन और पाकिस्तान के बीच समस्या क्या है? देखिए, समस्या जो है, मेन चीज़ यही है कि चीन की जो नीतियां हैं, ये बात एक जो बेसिक है कि वो चीन का जो प्रोजेक्ट था वो चीन के हित के लिए था, और उसका पैसा जो है पाकिस्तान से लिया जा रहा था। जैसे आप इसको इस तरह सोचिए, जब ब्रिटिश राज था तो भारत में जो रेलवे लाई गई, उसका पैसा भारत पे वो ऋण था, और उसका उद्देश्य क्या था कि भारत के जो आंतरिक स्रोतों से जो कच्चा माल है वो विदेश से चला जाए, और वहाँ से पका मतलब जो तैयार माल है वो भारत के आंतरिक स्रोतों में चला जाए। यानी देखा जाए तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए वो चीज़ें लाई गई थी। किसी जो प्रसिद्ध विचारक है, नेता हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने कहते थे कि भारतीय रेलवे, उस समय कहा था कि भारतीय रेलवे का जो ये निर्माण किया जा रहा है ये उसी है कि अपने पैसे से किसी दूसरे की पत्नी का श्रृंगार का सामान खरीदना। रेलवे क्या थी, दूसरे की, यानी ब्रिटेन की पत्नी, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था के लिए क्या था, बेहतर के लिए था। उसी तरह से सीपैक भी यही है। तो उस समय तो हमारा ब्रिटिश राज था, वो पूरी व्यवस्था ही हमारे अपने उपनिवेश को लूटने खरोचने के लिए थी। लेकिन पाकिस्तान के जो शासक इस तरह चीज़ों को नहीं समझ पाए, ये तो बड़ा वही चीज़ें हैं। तो ऐसा इसमें होना ही था। क्या इसकी जो आगे है क्या होना है, तो आप समझ लीजिए कि सीपेक के तहत जो है उसमें अब पाकिस्तान ने कहा है, चीन ने कहा है कि अब वो नवीन जो इसके अतिरिक्त जो योजनाएं हैं, अब उसमें उसको पैसा नहीं देगा। इसी को मांगने के लिए जो है वहाँ पे गए थे कि 65 अरब डॉलर दे दीजिए, जो और सारी योजनाएं हैं वो चल सके। अच्छा, ये रोकने का आधार, क्योंकि उसने आरोप लगाया है जो है चीन ने कि ये जो है इसमें भ्रष्टाचार होता है, और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वो जांच करती है कि कहीं ना कहीं जो ये चीन है ये जो है अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें कर रहा है। और मज़ेदार बात है कि पूरे बलूचिस्तान क्षेत्र में चीन युआन को एक लीगल टेंडर करेंसी के रूप में मान्यता दिलाना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान, किसी भी देश में, जैसे भारत में कोई कंपनी आए और कहे कि नहीं यहाँ पे डॉलर को ही लीगल टेंडर, यानी डॉलर में ही लेन देन हो, या किसी और युआन में हो, तो ये कहीं ना कहीं किसी देश की सीमा के भीतर उस करेंसी के सीमा कोई और करेंसी को लीगल टेंडर देना, यानी उसकी जो है आर्थिक संप्रभुता के साथ क्या है, आर्थिक जो संप्रभुता है उसके साथ खिलवाड़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसको विवादित बना देती हैं। ठीक है, तो ये खटाई में पड़ गया है, मज़ेदार चीज़ है, देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए नवीन प्रोडक्ट लिंक स्कीम के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी है। ठीक है, तो चर्चा में इसलिए है, आईटी हार्डवेयर के लिए नई जो प्रोडक्ट लिंक स्कीम है ये क्या है, तो ये समझिए कि मई 2023 में एक 70,000 करोड़ रुपए के राशि के द्वारा इसे लाया गया है। यह जो है
फरवरी 2021 में लाई गई 17,500 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट लिंक स्कीम, आरटी हार्डवेयर प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक स्कीम, यानी जो उत्पादन करेंगे उसके साथ लाभ कुछ दिया जाएगा इसके इस तरह से। और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में निर्माण गतिविधियों को, मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ाना, भारत में निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, खासतौर से इसमें क्या है, आईटी हार्डवेयर के निर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था, जिसमें कई कमियां थी। कमियां ये थी कि उसमें जो है सिर्फ 2 ही आई, डेल आई और एक भगवती करके आई थी। तो बाद में सरकार ने दोहरा नीति बनाया। एक तो जो लैपटॉप आदि आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो कंपनियां थी, जो कि भारत लैपटॉप जो मार्केट है 40 करोड़ की, जो कह सकते हो कि हमारी मध्यम वर्गीय आबादी है, ये इस तरह के लैपटॉप, पामटॉप इस तरह के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसे में वो इधर जो है रोक लगा, तो वो सोचे कि हम यहाँ पे निर्माण के लिए, और साथ ही में सरकार ने दूसरी योजना, एक तरफ डंडा दिखाया और एक तरफ कैरेट दिखाया, वो दूसरी प्रोडक्ट लाइन की स्कीम लाई जिसमें कई सारी सुधार किए गए थे, उसको लाया। उसके तहत 40 एप्लीकेशन मिले थे, और जो सब काफ़ी डेल, लेनोवो, फॉक्सकॉन और इस तरह की चीज़ें हैं। कंप्यूटर बनाने के लिए उसमें जो है एप्पल ने जो है कंप्यूटर के लिए उसमें PLI में नहीं किया है, हालांकि वो अपना फ़ोन बना रही है, लेकिन उसने PLI स्कीम के तहत नहीं किया है, वैसे ही बना रही है। तो ये स्कीम पे अभी सरकार ने 27 को दिया है। तो आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं क्या है। भारत सरकार ने IT के लिए नई PLI योजना के तहत डेल, फॉक्सकॉन, HP सहित 27 कंपनियों को मंजूरी दी है। अगस्त के अंत तक 40 से अधिक कंपनियों ने इस योजना में भाग लेने के लिए आवेदन किया था, ठीक है। और यह मई 2023 में IT हार्डवेयर के लिए एक नवीकृत PLI योजना के तहत जो है मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये नई हार्डवेयर के लिए नई PLI योजना क्या है, तो इसमें देखिए 17,000 करोड़ रुपए की IT हार्डवेयर के लिए एक नई PLI योजना है। इसका उद्देश्य जो है 17,000 करोड़ के लिए है। इसका उद्देश्य लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ठीक है। और इसमें जो भी कंपनी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो जो भी बेस ईयर है वो 6 साल के लिए है, और जो बेस ईयर है 6 साल के कार्यावधि के लिए है। और जो बेस ईयर है उसमें जो कंपनियां हैं उसमें एक अपर लिमिट है कि 4500 करोड़, घरेलू के लिए 2250, जो हाइब्रिड है यानी घरेलू और विदेशी दोनों हैं उसमें 2250 करोड़ रुपए, और घरेलू कंपनियां 500 करोड़, यानी कि जो विदेशी कंपनी होगी उसको 4500 करोड़ रुपए का न्यूनतम करना होगा। जो हाइब्रिड है, जो घरेलू और उसके मिक्स हैं, उनको 2250 करोड़, और जो घरेलू कंपनियां हैं वो 500 करोड़ का जो है मतलब उत्पादन कर देंगे, तो उनको इसमें लाभ दिया जाएगा, ठीक है। पहली बार ये योजना PLI 2021 में 7350 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मंजूर की गई थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। केवल 2 कंपनियां इसके लिए जो है अप्लाई की थी। तो अब उसमें है कि वो सफल नहीं हो पाई, इसे लाया गया। तो ये बेहतर कैसे है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए अगर कोशिश कर देखें तो अंतर को, तो इसमें जो है पहले संस्करण में घरेलू स्तर पर जो वस्तुओं की शुद्ध बिक्री पर 2% लाभ दिया जाता था, प्रोत्साहन भी मिलता था। अब जो है मूल प्रोत्साहन स्तर को 5% कर दिया गया है, यानी जो 2% था उसे जो बेसिक उसको 3% और बढ़ा के 5% कर दिया। साथ ही में ऐसी कंपनियां जो, जैसे आप कंप्यूटर, लैपटॉप बना रहे हैं, उसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए, अगर वो घरेलू उपभोक्ताओं, घरेलू उत्पादकों से लिया जाता है, यानी ये योजना घरेलू स्तर पर उत्पादित घटकों की खरीद करने वाली कंपनियों के लिए 3% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर, यानी जो पहले 2% था उसमें एक था कि उत्पादन का 2%, अब क्या है कि वो 5% कर दिया गया है। और जो कंपनी है अगर वो अपने इनपुट जो है यानी कंपोनेंट किसी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर को बनाने के लिए घरेलू कंपनियों से लेती है, तो उसमें 3% अधिक यानी लगभग 8% अगर हो जाएगा घरेलू से लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर का तो निर्माण बढ़ेगा, और ये जो 3% एक्स्ट्रा है वो उन्हें मोटिवेट करेगा कि भारत के स्थानीय स्तर के लोगों को, तो एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण बढ़ेगा, दूसरे जो उसके सप्लाई चेन है उसके लिए भी मार्केट तैयार करने की योजना है सरकार की, इसलिए उससे बेहतर है, ठीक है। महत्व क्या है
क्योंकि ये इसमें उम्मीद है कि जो कंपनियां हैं वो आगे अगले 6 साल के लिए 3,000 करोड़ निवेश करेंगे, तो निवेश की राशि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे जो लाभ होने वाला है वो है कि इस योजना के तहत उम्मीद है कि शुद्ध उत्पादन लागत 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा, और इससे जो पूरी अवधि में 50,000 प्रत्यक्ष नौकरी मिलेगा और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही में स्थानीय उत्पादन देश में लैपटॉप कंप्यूटर की घरेलू मांग के हिस्से को पूरा कर सकेगा, क्योंकि अभी तक जो हम लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें उत्पादन करते हैं उसमें से ज़्यादातर बाहर से मंगाते हैं, और उसमें भी 70 से 80% हिस्सा 70 से 80% हिस्सा जो है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर आदि का हिस्सेदारी है वो चीन से होता है। और चीन को लेके हमारा जो संबंध आप जान ही रहे हैं, हमारा एडवर्सली व्यापार वो होता है। सप्लाई चेन की जो समस्याएं हैं, दुनिया भारत को एक सप्लाई चेन के रूप में निर्धारित करना चाह रहा है। अभी IPEF के तहत जो है सप्लाई चेन का एक समझौता भी हुआ है, उसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभाना है। ऐसे में भारत जो है चाहता है कि वो सारी चीज़ें, यह हार्डवेयर इस तरह की चीज़ें भारत में बने, ठीक है। तो उसके लिए उसने पहले तो भौतिक प्रतिबंध लगा दिया था कि शुरुआत में टाइट किया था, जैसे कहा था ना, डंडा चलाया था। तो उसका यही हुआ कि फिर तुरंत योजना डाल दी, तो 40 कंपनियों को भी समझ में आ गया कि नहीं, अब इधर चलते हैं, अब डंडा लगने वाला है। लेकिन भारत को भी पता था कि इस तरह के प्रतिबंध लगाएगा तो जो WTO के नॉर्म्स है उसका उल्लंघन होगा, इसलिए उसने प्रतिबंध की जगह एक नाम दिया आयात प्रबंधन प्रणाली, जिसमें व्यवस्था की गई कि लाइसेंस दिया जाएगा। उसमें कंपनियों को बताना पड़ेगा कि अगर कहीं बाहर से चीज़ें आयात कर रहे हैं तो उसमें उसके सोर्स बताना पड़ेगा, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत के लिए भारत कह रहा है कि हम ये आयात प्रबंधन ला रहे हैं, ये हम व्यापार को ध्यान में नहीं रख के ला रहे हैं, सुरक्षा को ध्यान में देकर ला रहे हैं, खासतौर से चीन को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है कहीं ना कहीं ये योजना महत्वपूर्ण होगी और भारत में को एक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के विनिर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिलाएगी। चलिए, आज का जो है कंप्लीट होता है। नमस्कार।